नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जमुई पुलिस को बड़ी सफलता, 50 लाख की डकैती का खुलासा। मलियरपुर डकैती कांड में 5 गिरफ्तार, 45 लाख नगद बरामद। नाखोंद रच्चा सीमा में क्रेन गिरने से तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरी, 22 मौतें, 79 यात्री घायल, कई की हालत गंभीर, रेस्क्यू जारी। आग पर काबू पाया, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी। सांसद संजय राउत का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, सत्ताधारियों को मदद करती रही है चुनाव आयोग, प्रचार समय खत्म फिर भी छूट का आरोप। चुनाव आयोग पर सवाल, राउत का सवाल। मुंबई बोरीवली में ध्वज पताका विवाद को लेकर 2 युवकों की पिटाई, 4 आरोपियों में से एक हिंदू युवक, 1 गिरफ्तार। शादी में मेहमान बनकर आया चोर, लाखों के गहने और नकदी पर किया हादसा। सूरत की हाई प्रोफाइल वेडिंग चोरी का खुलासा। जमुई जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस को लगातार बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन वाहन जांच और रोको टोको अभियान के तहत पुलिस ने मलेपुर डकैती कांड का सफल उद्भेदन करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 जनवरी 2026 की रात आंजन पुलिस के पास हथियार के बल पर करीब 50 लाख रुपए की डकैती की गई थी, जिसको लेकर एसडीपीओ जमुई के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कार्यवाही की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 45 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, 1 पिस्टल और जिंदा गोलियां बरामद की है। वहीं जमुई टाउन थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही में अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों राहुल दुबे और दिवेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। एसपी ने बताया कि दिवेश कुमार का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। दोनों मामलों में आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। एसपी ने साफ कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। थाईलैंड के नाखोन रच्चा सीमा प्रांत में बुधवार सुबह लगभग 9:05 पर एक भयंकर रेल हादसा हुआ, जिसमें 22 लोगों की मौत और 79 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब एक रेल ब्रिज के निर्माण में लगी क्रेन तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन पर गिर गई। टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए और उनमें आग लग गई। अधिकतर यात्री स्कूल के छात्र बताए जा रहे थे। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया है और कटिंग स्प्रेडिंग उपकरणों की मदद से फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रशासन और रेलवे अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्रेन गिरने के पीछे क्या कारण था और सुरक्षा नियमों का पालन हुआ या फिर नहीं। स्थानीय लोग और परिवार इस दुखद घटना से सदमे में बताए जा रहे हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के मनपा चुनाव के प्रचार का तय समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी सत्ताधारी दलों को कथित तौर पर मिली विशेष छूट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत का कहना है कि प्रचार का समय खत्म होने के बावजूद भी घर घर जाकर प्रचार करने और कथित तौर पर पैसे बांटने की इजाजत दी जा रही है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। कल प्रचार बंद हो गया है। नियम और कानून और कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप देखें तो कल प्रचार बंद हो गया, लेकिन कल अचानक महाराष्ट्र का चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप लोग प्रचार बंद होने के बाद भी घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं। ये कौन सा नियम है? ये सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गट और अजित पवार को डोर टू डोर पैसा बांटने की खुली छूट और लाइसेंस दिया है कि आप जाइए घर घर और जो आपका पैसा देना है ना, वोटरों को खरीदना है, तो आप घर घर जाकर वोटर्स को खरीद सकते हो, पैसा दे सकते हो, पाकिट दे सकते हो। इसीलिए प्रचार बंद होने के बाद भी प्रचार शुरू करने की, प्रचार शुरू रखने की, डोर टू डोर कैंपेन करने की लाइसेंस दिया है। करप्शन का
खुला लाइसेंस। ये बिहार में लगभग 60 लाख के आसपास नाम कट कर गए बिहार में। महाराष्ट्र में भी यही हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से काटने का काम जोर से चल रहा है उत्तर प्रदेश पे। वहां भी चुनाव हो गया आने वाले। और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा कितना दिया आपने? 54 लाख। एक राज्य में 54 लाख 54 लाख वोटर्स का नाम काटना, ये निर्णय बदलने में सक्षमता रखते हैं। बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तरीके से कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान फेल हो गया है। पश्चिम बंगाल में अब हिंदू मुसलमान नहीं, ईडी और तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा चलेगा। और इसीलिए ये लगभग 60 लाख वोट काटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन फिर भी ममता दीदी भारी बहुमत से जीतेगी। मुंबई उपनगर के बोरीवली विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने उनके विधानसभा क्षेत्र में 12 जनवरी की रोज देर शाम हुई एक हिंसा की गंभीरता पर बात की है। उन्होंने कहा कि बोरीवली पूर्व के दौलत नगर इलाके में ध्वज पताका को लेकर 2 युवकों के बीच हुए विवाद में मारपीट की घटना सामने आई। उन्होंने बताया कि मामले को पुलिस ने दर्ज किया है, लेकिन अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। चलो बुलाए बुलाया ना आ जाओ। 10 जन को लेकर मैं हम तुम नहीं अपन 3 जन जाते हैं। थोड़ा विजुअल बना ज़्यादा नहीं बिजनेस में है, काहे तुमको परेशान। वो बोलता है कि तुम लोग वागरी नीच जाती है, तुम्हारी औकात नहीं है लगाने का झंडा, तुम निकाल दो इसको। डायरेक्ट उसने बामू लेके मेरे को मारा सर पे डायरेक्ट। बाद में झंडा निकाला थोड़ा, फिर मेरे भाई बीच में आया, उसको भी मारे। पूरे घर में घुस के मेरी वाइफ को भी मारा। 15 दिन की सर्जरी किया, लड़की है, उसको भी गिरा दिया नीचे से। वो भी घर पे जाके बीमार है, पूरे एडमिट। कौन लोग थे? वो मुसलमान थे वो लोग। कहाँ का वाक़या है? वो उधर ही 4 नंबर गली के दौलत नगर के। वो लोग का दादागिरी 2 साल से इतना चल रहा है कि दुकान वाले को, जिसको उसको भी मारते रहते वो लोग। ऐसा नहीं कि एक को भी छोड़ते। आज हमारे तक आ गए। एक साहिल है मुलानी और एक साजिद नायक। कितने जन थे? वो लोग 10-12 जन थे। वीडियो भी आए मेरे पास। ये कभी का घटना है? कल 5:30 बजे का। यहाँ के रहवासी दोनों है, ये लोग छपरे पे गए थे पतंग उड़ाने। ये पतंग के बारे में वो लोग आपस में झगड़ा हो गया। पतंग मांगने पे जो लोग के आपस में झगड़ा हो गया, तो वो लोग रिश्तेदार भी है और रहवासी भी है। तो इसलिए वो लोग ने अपने अपने बात में मुद्दा लगाया, कंप्लीट हो गया। तो उधर दूसरे पार्टी वाले आके उधर मुद्दा लगा रहे, बोले HM लगाओ, हिंदू मुसलमान करो। ये सो इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है। ये रहवासी लोग हैं, छोटे से बड़े यहीं पे हुए हैं और यहाँ पे खाली पतंग की वजह से झगड़ा हुआ है और उसको लग गया है, मार लगी है, चोट लगी है। वो लोग का कंप्लेंट भी हुआ है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान का मतलब HM लगाओ। इसमें HM लगाने का क्या ज़रूरत है? दोनों छोटे से बड़े यहीं पे हुए हैं। मुंबई में क्या हम भगवा नहीं लहरा सकते? क्या मुंबई में जय श्री राम नहीं बोल सकते? और अगर किसी की इतनी हिम्मत दहीसर बोरीवली में हो रही है कि जय श्री राम की पताका लगाई है, तो उसके ऊपर अगर इस प्रकार का हमला किया जाता है तो हमला मुझे बर्दाश्त नहीं। और इसके लिए साहिल इरफान मुलानी हो या इरफान अब्दुल मुलानी हो या रेहाना और खुदाली मुलानी हो, इनके खिलाफ FIR तो दर्ज हुई है। मैं यहाँ से पुलिस को कह रहा हूँ कि उनको ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित रहना चाहिए। वो अपनी सारी पूजा विधि जिस प्रकार से करना चाहता है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और अपनी बिल्डिंग पे अगर वो कोई काम कर रहा है तो इस पे इस प्रकार की दादागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उभाटा के लोगों ने भगवा कलर बदल के हरा चोला पहन लिया है और इसके लिए अब उनकी मजबूरी है कि इस प्रकार के लोगों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवाय मुंबई में अपना अस्तित्व बचाने का पर्याय नहीं दिख रहा है। लेकिन हम सभी हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे के विचारों में विश्वास रखने वाले लोग हैं और इसके लिए हम उनके विचारों की तिलंजलनी नहीं जल करने देंगे। हम हिंदुओं के साथ रहेंगे। जिस प्रकार से बाबा साहेब ठाकरे ने दंगों के समय हिंदुओं की रक्षा की थी, कर्तव्य है जनप्रतिनिधि के नाते हम भी हिंदू के हित के लिए खड़े रहें।
सूरत से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। शादी समारोह में मेहमान बनकर आए एक शातिर चोर ने लाखों के गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर लिया, लेकिन आखिरकार पुलिस के शिकंजे से वो बच नहीं पाया। सारोली पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 27 नवंबर 2025 को सूरत के सारोली इलाके में खोडल फार्म एंथम सर्कल के पास आयोजित एक विवाह समारोह के दौरान चोरी की वारदात हुई। अज्ञात आरोपी ने नजर चुराकर एक खाकी रंग का चमड़े का बैग चोरी कर लिया। इस बैग में सोने का मंगलसूत्र, 2 सोने की अंगूठियां, करीब 4,41,000 रुपए का नगद मौजूद था। चोरी किए गए माल की कुल कीमत 9,07,669 रुपए आंकी गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर 28 नवंबर को सारोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले हैं और आरोपी की लोकेशन मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ट्रेस की गई। सारोली पुलिस ने मध्य प्रदेश की बोड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। करीब 1 हफ्ते की निगरानी के बाद आरोपी अरुण कुमार उमेश कुमार भानीरिया को उसके गांव से पकड़ा गया। पुलिस को देखते ही आरोपी घर की छत पर चढ़ गया और बचने के लिए जमकर ड्रामेबाजी की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा। સારોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નવેમ્બર મહિનામાં ખોડલધામ જે પાર્ટી પ્લોટ છે એમાં લગ્નનો પ્રસંગ હતો. લગ્નની વિધિ દરમિયાન વરરાજાના જે ફાધર છે એમની પાસે 9,07,000ના કેશ અને સોનાના દાગીના સાથેનો જે મુદ્દામાલ હતો એ આખું પર્સ નજર ચૂકવી અને ચોરી અને 2 ઈસમોએ ચોરી કરેલ હતી, જે બાબતે સારોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. અમને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ખબર પડી કે આ બે ઇસમ છે પર્સ ચોરી કરી અને મધ્યપ્રદેશ ખાતે ગયે છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન અમને ખ્યાલ આવ્યો કે મધ્યપ્રદેશના રાજગઢ જિલ્લાના બોડા પોલીસ સ્ટેશનનું જે કડિયા ગામ છે એમાં 2 ઇસમ છે, 2 આરોપી, જેનું નામ છે અરુણ ઉમેશ કુમાર કડિયા અને બીજો છે માનવ કડિયા, ઉંમર વર્ષ 21, જેઓએ બંને ભેગા થઈ અને આ પર્સ લઈ મોડસ ઓપરેન્ડી વાપરી અને અગાઉ પણ આવા ગુનાઓ આશરેલ છે, જે 3 ગુના ત્યાં મધ્યપ્રદેશના પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા છે ગુનાઓ. આ આરોપી અને તમામ મુદ્દામાલ સાથે સારોલી પોલીસ સ્ટેશન અત્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન તમામને એરેસ્ટ કર્યા છે અને તમામ મુદ્દામાલ 9 લાખનો મુદ્દામાલ પણ અમે કબજે કર્યો છે. આરોપી અત્યારે એરેસ્ટ કર્યા છે. સારોલી प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की और परंपरा के मुताबिक गाय को भोजन भी कराया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पोंगल सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक वैश्विक पर्व बन चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग पोंगल को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पीएम मोदी ने गर्व के साथ कहा कि वो खुद भी उन लोगों में शामिल हैं जो तमिल संस्कृति और परंपराओं को दिल से सम्मान देते हैं। वणक्कम. इनिय पोंगल नड़वातकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं, उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में
संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। नई दिल्ली में आज से 28वां राष्ट्रमंडल संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 15 और 16 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं और वो इसकी स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सम्मेलन में 60 से ज्यादा राष्ट्रमंडल देश, अर्ध स्वायत्त सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के अलग अलग स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना है, साथ ही संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। पहले दिन स्थायी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ओम बिरला अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी औपचारिक बातचीत के जरिए राष्ट्रमंडल और स्वायत्त सांसदों के प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। सम्मेलन में संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव, नागरिक सहभागिता, संसदीय सर्वोत्तम प्रथाओं, सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे अलग अलग विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। बैठक के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसकी अध्यक्षता यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे होयल को सौंपेंगे। यह ऐतिहासिक आयोजन भारत की लोकतांत्रिक और संसदीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। में ये सम्मेलन 1971 में, 1986 में और 2010 में भारत को ये सम्मेलनों की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अब 16 साल बाद भारत को ये मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष गंसी के अंदर जो इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक में भारत को अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा और भारत ने इस सम्मेलन को संसद के संविधान सदन में आयोजित करने का फैसला किया। ये सम्मेलन 14 तारीख को इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक होगी। 15 और 16 2 दिन अलग अलग सत्रों के अंदर बैठक होगी। 15 तारीख को 10:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और IPO उसकी अध्यक्ष भी आएगी यहाँ पर, और CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन उनके चेयरपर्सन भी वहां पर आएंगे। दोनों भी उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित रहेंगे, 2 दिन के सम्मेलन में भी उपस्थित रहेंगे। जो सम्मेलन के मुख्य विषय हैं वे संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूल संतुलन बनाकर रखना, सोशल मीडिया और सांसदों का प्रभाव, नागरिकों के बीच संसद की समझ का विस्तार करने तथा संसदीय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को मतदान के बाद भी बढ़ाने की चर्चा, संसद सदस्यों द्वारा संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, और 5वां विशेष सत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती करने में अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका। इन विषयों पर 2 अलग अलग सत्रों में इस पर चर्चा होगी। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के पुराने जो सभा कक्ष है उनमें इन सभी अध्यक्षों को 2 अलग अलग कक्षों में बांटकर 2 दिन तक लगातार चर्चा हो। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास में आग लगने की घटना सामने आई है। सुबह मदर क्रिसेंट रोड स्थित कोठी में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोकते हुए सुबह करीब 8:35 पर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी की माने तो आग घर के एक कमरे में रखे फर्नीचर में लगी थी। घटना के समय आवास में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। सब फायर ऑफिसर सुरेश M ने बताया कि आग कमरे तक सीमित थी, उसे बुझा दिया गया है और किसी भी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। तुरंत आके आगे तो ये कमरे में आग था, हम बुझा दी
और हमें ऊपर सीनियर अधिकारी को भी इन्फॉर्म कर दिया। सीनियर अधिकारी आ गया, बुझा के वापस जा रहा हूँ। कारण तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, देखेंगे। हमें हमारे सामने हम वो नज़र नहीं आएगा ना, हम तो आते कमरे में आ गए, वो देख लिए। कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं। सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शिवद्वार मंदिर परिसर में मेला क्षेत्र के दौरान अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि दर्जन भर से ज्यादा की दुकानें इसकी चपेट में आकर जल गईं, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और दुकानदार अपना सामान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे, जबकि स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जहानाबाद की 16 वर्षीय की पटना के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में आज जहानाबाद में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च आक्रोश जताया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। ये कैंडल मार्च शहर के अरवल मोड़ से निकलकर मुख्य मार्ग होते हुए कारगिल चौक तक पहुंचा, जहां दिवंगत छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष हाथों में कैंडल लेकर सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग करते हुए नजर आए। कैंडल मार्च में शामिल लोगों का आरोप है कि जहानाबाद की 16 वर्षीय छात्रा पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, जहां छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई और इस मामले में दबाने के लिए हॉस्टल संचालक, पुलिस और डॉक्टर्स की मिलीभगत से साजिश रची जा रही है। लोगों का कहना है कि छात्रा के शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान मिले हैं, जो मामले को और ज्यादा गंभीर बनाते हैं। आंदोलन में शामिल लोगों ने सफेदपोश एक बड़ा रैकेट को बचाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक जहानाबाद की इस निर्भया के दरिंदे कानून की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं है। उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। इधर इस पूरे मामले में सूबे के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन प्रशासन ने इस घटना को संज्ञान में लिया है और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।